हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह एनसीईआरटी 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 7 और अध्याय का नाम है जंतुओं में संरचनात्मक संगठन अर्थात स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 5 वीडियो पहले ही बना दिया, यह छठा वीडियो है। अगर आपने वो सब वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख सकते हैं, ताकि ये सब चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, यह सारे वीडियो का सीरीज जो है वो बोर्ड एग्जाम और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप भी अगर इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पे मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था केंचुआ के बारे में, उसकी आकारिकी कैसी होती है, उन्हें प्रजनन कैसा होता है, उनकी आंतरिक आकारिकी कैसी होती है, उनके प्रति खंड में कैसे कैसे कौन से अंग होते हैं और उनमें प्रजनन कहाँ पे होता है, किस तरह से होता है, सारा कुछ बहुत ही डिटेल में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आप जा करके देख सकते हैं, 5वें पार्ट में है वो। आज हम लोग जानेंगे कॉकरोच के बारे में, जिसे हम तिलचट्टा कहते हैं। कॉकरोच के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे, इनका स्वभाव कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है, प्रजनन, इनका आहार नाल, सारा कुछ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग स्वभाव और प्रकृति के बारे में। तो यह एक मुक्तजीवी रात्रिचर प्राणी है। ठीक है, यह नम अंधेरे वाले स्थानों में पाया जाता है। तो रात्रिचर है, यानी रात्र में बाहर से निकलते हैं अंधेरे स्थान पर। और ये कहाँ पे रहता है, तो नम और अंधेरे वाले इलाके में ही रहता है, जहाँ पे नमी हो और अंधेरा हो। यह सर्वाहारी होता है, यानी मांस भी खाएगा और जो पादप होते हैं उन्हें भी खाएगा। यह तेजी से दौड़ने वाला तथा खतरे के समय उड़ने की क्षमता भी रखता है। ये शायद बात आप नहीं जानते होंगे कि यह दौड़ता तो है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन ये अगर खतरा पड़ जाए कभी कभी तो ये उड़ भी सकता है। और मोटे तौर पर आप इसका यहाँ पे फिगर देख लीजिए, आपके इसके सारे अंगों के बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊंगा ही। आप फिलहाल इसको देख लीजिए दिखता कैसा है, इसका जो यहाँ पे फिगर है। और आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हालांकि मैंने सारा पॉइंट वाइज लिखा है, आप उन सभी पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। साथ ही आप इस नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको विज्ञान तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जहां पे मैं इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद नोट्स को डाल दूंगा। चलिए जानते हैं अब इनके बाह्य आकृति के बारे में। तो सबसे पहली बात है रंग। रंग कैसा होता है, तो इनका रंग चमकीला पीला, लाल व हरे रंग का हो सकता है। कैसा हो सकता है, चमकीला पीला भी हो सकता है और लाल व हरे रंग का भी हो सकता है, परंतु मुख्यतः चमकीले भूरे रंग का ही होता है। और आप भी शायद इसी रंग का देखे होंगे या फिर लाल रंग का देखे होंगे, हरे रंग वाला बहुत ही कम होता है। आकार, तो यह 1/4 से 3 इंच लंबा, ठीक है, इतना हो सकता है। यानी आप 34 से 53 मिलीमीटर लंबा समझ सकते हैं। खंड, तो शरीर मुख्यतः सर, वक्ष और उदर में बंटा होता है, यानी 3 भाग में इसका शरीर बंटा होता है। पहला भाग है सर, दूसरा भाग है वक्ष और तीसरा भाग है उदर। बाह्य आवरण, बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। बाह्य कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं होती है, जिन्हें कटक कटक कहते हैं। पृष्ठांश और अध्यांश एक पतली झिल्ली से जुड़ी होती है, जिसे संधि झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो बाह्य आवरण होता है वो काइटिन का बना होता है, जो कि पतला होता है लेकिन मजबूत होता है। ठीक है, और इसका जो पृष्ठांश होता है और अध्यांश होता है वह एक पतली झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है, और उस झिल्ली को हम लोग संधि झिल्ली कहते हैं। संधि झिल्ली का मतलब ही हुआ जोड़ने वाली झिल्ली। सिर के बारे में जान लेते हैं। तो शरीर के अग्रभाग में त्रिकोणीय गहरे हरे रंग का सिर होता है। ठीक है, जो वक्ष के समकोण पर लगा होता है। लचीले गर्दन के कारण यह चारों ओर घूम सकता है। सिर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र व एक जोड़ी सरंगिकाएं पाई जाती है, जो संवेदी ग्राही होती है। सिर के अग्र छोर पर काटने व चबाने के लिए मुखांग पाए जाते हैं। मुखांग में निम्न भाग होते हैं। क्या होता है, तो एक जोड़ी ऊर्ध्वष्ट यानी ऊपरी जबड़ा होता है, फिर एक जोड़ी चिबुकासी होता है, चिबुकास्ती होता है जो निचला जबड़ा होता है, और एक जोड़ी जीविका होता है। इसके अलावा एक जोड़ी अधरोष्ट और अधोग्रसनी होता है, जो जीभ का कार्य करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऊपर देख सकते हैं, ये नेत्र है। ठीक है,
और यहाँ पे ये देख सकते हैं दो इसके जो सूंड जैसा निकला हुआ है, यही इसका संवेदी अंग भी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप ये समझ रहे होंगे। इसका सिर दर्शाया जा रहा है और ये मुंह का भाग है, इसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वक्ष के बारे में। तो वक्ष 3 खंडों में बटा होता है। पहला अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष। पहला है अग्रवक्ष, दूसरा है मध्यवक्ष और तीसरा है पश्चवक्ष, यानी 3 पक्षों में ये बंटा होता है। प्रत्येक वक्ष भाग से एक जोड़ी टांगे निकली रहती है। प्रत्येक टांग में निम्न भाग होते हैं। तो 3 वक्ष हैं और तीनों में से एक एक जोड़ी टांगे निकली रहती है, यानी कुल टांगों की संख्या कितनी हो गई? 6। और टांगों में कौन कौन से भाग होते हैं? तो कक्षांग, शिखरक, उर्विका, अंतजर दानिका और गुल्फ। वक्ष भाग में 2 जोड़ी पंख निकले होते हैं और ये पंख कौन से होते हैं? एक अग्र पंख होता है और एक पश्च पंख होता है। अग्र मतलब आगे और पश्च मतलब पीछे वाला। ये मध्य वक्ष से निकले होते हैं। देखिए अग्र जो अग्र पंख होता है यानी आगे वाला पंख होता है, वो मध्य के वक्ष से निकला होता है। ये अपारदर्शी व गहरे हरे रंग के होते हैं। वह प्रवार अच्छाद कहलाते हैं। ये क्या कहते हैं? तो प्रवार अच्छाद कहलाते हैं। कहाँ से निकले होते हैं ये? तो ये मध्य वक्ष से निकले होते हैं। पश्च पंख के बारे में जानते हैं। ये पश्च वक्ष से निकले होते हैं। ये पारदर्शी, झिल्लीनुमा व उड़ने में सहायक होते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसकी उदर के बारे में। तो नर व मादा में उदर 10 खंडीय होता है। देखिए दोनों में, चाहे नर हो व मादा हो, उदर यानी एब्डोमेन कितना खंड में होता है? तो ये 10 खंड में होता है। 7, 8 व 9वां खंड मिलकर जनन कोष्ठ बनाते हैं। अब देखिए 7, 8 और 9 जो खंड है वो मिलकर क्या बनाएंगे? तो सम्मिलित रूप से जनन कोष्ठ बनाते हैं। 10वें खंड पर एक जोड़ी संधि युक्त तंतुमयी गुदीय लूम पाई जाती है। लूमों के बीच एक जोड़ी गुद्दा शुष्क होते हैं। मादा में गुद्दा शुष्क अनुपस्थित होते हैं। देखिए अब जो नर होगा उसमें गुद्दा शुष्क होगा, जबकि मादा में गुद्दा शुष्क नहीं होगा। चलिए अब जानते हैं आंतरिक आकारिकी के बारे में, नहीं अंदर से उनका शरीर कैसा होता है। सबसे पहले बात जानते हैं हम लोग आहार नाल के बारे में। तो कॉकरोच की जो देह गुहा होती है वो 3 भागों में बटी होती है। पहला को हम लोग कहते हैं अग्रांत्र, मध्यांत्र और पश्चांत्र। तो ठीक है, ये 3 हो गया। पहला हम लोग जानते हैं अग्रांत्र के बारे में। यह क्यूटिकल से स्तरित भाग होता है जिसमें निम्न अंग होते हैं। देखिए कौन से अंग है? पहला है मुख। सिर के अग्र छोर पर मुख स्थित होता है जिसमें भोजन को काटने चबाने के लिए मुखांग पाए जाते हैं। तो ठीक है, मुख का काम ही यही है, क्या करेगा? वो भोजन को काटेगा, चबाएगा, इसके लिए उसमें अंग पाए जाते हैं। मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा ग्रसिका से जुड़ी होती है। ठीक है, तो मुख इसका कहाँ खुलता है? तो मुख गुहा में। और मुख गुहा किससे जुड़ी होती है? तो ये ग्रसिका से जुड़ी होती है। तो अब हम लोग ग्रसिका भी जान लेते हैं कि ये क्या होता है। ग्रसिका एक प्रकार का संकरीय नलिका होती है जो अनपुट में खुलती है। अनपुट, अब अनपुट जानते हैं क्या होता है? इनमें भोजन का संग्रहण होता है। तो सबसे पहले मुख होता है आगे की तरफ, वो मुख गुहा में खुलता है। अब मुख गुहा कहाँ खुलता है? तो ये ग्रसिका से जुड़ी होती है। मुख गुहा किससे जुड़ी होती है? तो ग्रसिका से। और ग्रसिका कहाँ पे जा करके ये खुलती है? तो ये खुलती है अनपुट में। और अनपुट क्या होता है? जहाँ पे भोजन संग्रहण होता है, यानी भोजन जहाँ पे जमा होता है। अब पोषणी जानते हैं, इसमें भोजन को पीसा जाता है। तो पोषणी कौन सा काम करती है? तो ये भोजन को पीसती है। देखिए यहाँ पे ये है पोषणी, जो भोजन को पोषने का, पीसने का काम करती है। और ये है ग्रसिका जहाँ पे क्या होता है? मुख खुलता है। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप फिगर को देख सकते हैं। आगे है मध्यांत्र। यह भाग क्यूटिकल में स्थित नहीं होता है। यह समान व्यास की संकरी नलिका होती है जिसमें अंगुली के समान 6 से 8 अंध नलिकाएं पाई जाती है। ये पाचक रस बनाती हैं। तो जो 6 से 8 नलिकाएं पाई जाती है, यानी अंध नलिका पाई जाती है, उसका काम क्या है? तो वो पाचक रस बनाती है जो पाचन में सहायता करती है। अब लास्ट हम लोग जानते हैं इसके बारे में, पश्चांत्र के बारे में। यह मध्यांत्र से चौड़ा भाग होता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि मध्यांत्र से चौड़ा होगा और इसमें निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। पहला है क्षुद्रांत्र, दूसरा है बृहदांत्र, तीसरा है मलाशय और चौथा है गुदा।
अब जानते हैं कि इनका परिसंचरण तंत्र कैसा होता है। परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र खुला प्रकार का होता है, यानी इसमें रुधिर वाहिकाएं अनुपस्थित होते हैं, यानी इसमें नॉल और नस होता है और जो वो धमनियां होती है वो सब इनमें नहीं होती हैं। रुधिर रक्त पात्रों में भरा होता है। रुधिर लसिका, जिसे हम हीमोलिंक भी कहते हैं, रंगहीन प्लाज्मा और रुधिराणु से बना होता है। हृदय लंबी पेशीय नलिका के रूप में होता है। तो इनमें खुला परिसंचरण तंत्र यानी नस वगैरह होता नहीं है। ऐसे ही क्या होता है, रक्त पात्रों में यह इसका रुधिर जो होता है रक्त पात्र में भरा होता है। ठीक है, ये देखिए आगे की सबसे पहले महाधमनी है और ये पक्षाकर पेशी है जो पीछे रहती है, और ये जो नीचे है आप देख सकते हैं यहाँ पे हृदय कोश है। इसका आप खुला परिसंचरण तंत्र का फिगर यहाँ पे देख सकते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपको नोट बनाना है तो कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और यहाँ से आप फिगर भी बना सकते हैं। श्वसन तंत्र सबसे पहले जानते हैं हम लोग इसके बारे में कि श्वसन तंत्र कैसे कार्य करता है, मतलब कैसा होता है। तो कॉकरोच का श्वसन तंत्र 10 जोड़ी श्वसन नलों से मिलकर के बना होता है। कितनी? 10 जोड़ी श्वसन नालों से मिलकर के बना होता है, जो शरीर के पार्श्व में 10 जोड़ी श्वसन छिद्रों में के रूप में खुलते हैं। श्वसन नाल पुनः विभाजित होकर श्वसन नलिकाएं बनाती है। तो कॉकरोच का जो श्वसन तंत्र होता है वो 10 जोड़ी श्वसन नालों से मिलकर के बना होता है और ये पुनः विभाजित होता है, यानी अलग अलग भागों में बांट करके श्वास नलिकाएं बनाती है, जिन पर गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। मैंने विसरण विधि के बारे में भी आपको पहले वाले वीडियो में बताया है। उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानते हैं। कॉकरोच में उत्सर्जन मैल पीघी नलिकाओं द्वारा होता है। ये नलिकाएं ग्रंथिल व रोग युक्त होती हैं। ये रोम युक्त होती हैं। ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करती है। तो सबसे पहली बात की किन से बना होता है, तो ये मैल पीघी नलिकाओं से बना होता है और इनमें क्या होता है, तो इनमें यूरिक अम्ल उत्सर्जित होता है। मैल पीघी नलिकाओं के अतिरिक्त वसापिंड, वृकाणु, उपत्वचा व यूरिकोस ग्रंथियां उत्सर्जन में सहायता करती है। तो ये मुख्य रूप से इनका उत्सर्जन तंत्र इस तरह से होता है। चलिए अब तंत्रिका तंत्र के बारे में जान लेते हैं। तो कॉकरोच में तंत्रिका तंत्र गुच्छों का बना होता है, गुच्छकों का बना होता है। कुल 9 गुच्छक होते हैं, जिनमें से 3 गुच्छक वक्ष भाग में व 6 गुच्छक उधर भाग में होते हैं। ठीक है, तो टोटल 9 गुच्छक होते हैं, इसमें 3 होता है किसमें, वक्ष भाग में, और 6 होता है उदर भाग में। तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला रहता है। सिर में तंत्रिका तंत्र कम, जबकि शरीर के शेष भाग में अधिक विस्तारित रहता है, यानी सिर की तरफ तंत्रिका तंत्र कम होता है और पूरे शरीर में ज्यादा होता है। यही कारण है कि कॉकरोच का सिर कट जाने पर भी वह 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आप कॉकरोच का सर काट भी दे सकते हैं तो ये लगभग 1 सप्ताह यानी अर्थात 7 दिन तक जीवित रह सकता है, क्योंकि इसका जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका अधिकांश हिस्सा इसके शरीर में होता है। अब संवेदी अंग के बारे में जान लेते हैं। तो पहले जैसे बताया था श्रगिका व स्पर्शक, ये स्पर्शक संवेदी अंग होते हैं, जो आगे सूंड की तरह ऐसे जो 2 निकले होते हैं, उसी से ये संवेदी अंग है। अब संयुक्त नेत्र, ये 1 जोड़ी होते हैं। प्रत्येक संयुक्त नेत्र में लगभग 2000 षष्ठकोशिकीय नेत्रशांक पाए जाते हैं। नेत्रशांकों की सहायता से कॉकरोच एक ही वस्तु के कई प्रतिबिंब देख सकता है। इसे मौजिक दृष्टि कहते हैं। अब देखिए एक ही साथ वो कई तरह का प्रतिबिंब देख लेता है वस्तु का। मैक्सिलरी स्पर्शक, ये स्वाद ग्राही अंग है। तो इनका काम क्या है, मैक्सिलरी स्पर्शक का, तो इनसे ये स्वाद लेता है। और ये अगला है जो चौथा है गुदालोम। ये गुदालोम क्या है, तो ये धमनी ग्राही अंग है। ठीक है, जो ग्राही का काम करती है, यानी सूचना इकट्ठा का काम करती है। लेबियल स्पर्शक, ये संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, यानी जो भी संवेदना होती है इन्हें वो किसके माध्यम से, तो ये लेबियल स्पर्शक के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। जानते हैं प्रजनन तंत्र के बारे में, और इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे नर प्रजनन तंत्र के बारे में। तो नर में क्या होता है, वृषण। सबसे पहले वृषण के बारे में जानते हैं। तो कॉकरोच में 1 जोड़ी वृषण, यानी 4 से 6 के बीच में, 4 से जो 6वां खंड होता है उसके बीच में ये 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, जो इसके पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। ये शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। वृषण का काम क्या है,
शुक्राणु का निर्माण करना जैसे इंसानों में होता है। शुक्रवाहिनी, प्रत्येक वृषण में एक पतली शुक्रवाहिनी होती है जो शुक्राशय से होते हुए स्खलन वाहिनी में खुलती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होती है? तो ये वृषण से एक पतली शुक्रवाहिनी निकलती है जो शुक्राशय से होते हुए स्खलन वाहिनी में जाकर खुलती है। शुक्राशय के बारे में जानते हैं। यहाँ शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह किया जाता है, यानी शुक्राशय में जाकर शुक्राणु अस्थायी रूप से जमा होते हैं। स्खलनीय वाहिनी, यह शुक्राशय में से जुड़ी होती है, आगे की ओर नर जनन क्षेत्र में खुलती है। यानी स्खलन वाहिनी की सहायता से ही तो शुक्राणु शुक्राशय से होते हुए जनन छिद्र तक यानी जनन अंग तक पहुंचेंगे। ठीक है, छात्र ग्रंथियां, ये 6वें व 7वें खंड में पाई जाती है। सहायक जनन ग्रंथियों का कार्य करती है। इनका काम क्या है? तो ये काम है इनका सहायक जनन ग्रंथि का कार्य करना। अब देखिए ये वृषण आपको दिखाई दे रहा है, ये शिश्नीय ग्रंथि है। यहाँ पे इसमें छोटी नलिका, बड़ी नलिका, शुक्राशय भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे शुक्र वाहिका है, ये जो शुक्राणुओं को वाहन का काम करती है। और ये स्खलन वाहिनी है जो स्खलन के समय ये निर्धारित करती है कि स्खलन कब होगा। ठीक है, यहाँ पे है, आप देख सकते हैं नीचे गुदालुम है, पूछ सूख है, इन सब अंगों को आप देख सकते हैं। अगला है बाह्य जनेंद्रिय। ठीक है, यह गोनोफोसिस या सिस खंड के रूप में होता है। शुक्राणु ये शुक्राशय में संग्रहित होते हैं, आपस में पिचक कर पूंछ बनाते हैं जिसे शुक्रधार कहते हैं। अब जानते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय उदर के 4 से 6 खंडों के पार्श्व में स्थित होते हैं। ये अंडाणुओं का निर्माण करते हैं। तो अंडाशय का काम क्या है? अंडाणुओं का निर्माण करना। अंडवाहिनी, प्रत्येक अंडाशय में एक चौड़ी कीपनुमा नलिका होती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। दोनों अंडवाहिनी योनि में खुलती है तथा योनि जनन कोष्ठ में खुलती है। ठीक है, तो अंडवाहिनी कहाँ पे खुलती है? योनि में। और योनि कहाँ खुलती है? ये जनन कोष्ठ में खुलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अंडाशय आपको दिख जाएगा, यहाँ पे जो पीले रंग का है, अंडवाहिनी उसके नीचे, और सामान्य अंडवाहिनी है यहाँ पे। ठीक है, और ये जनन कक्ष आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, उनमें होता है। मैथुन व निषेचन जान लेते हैं। तो मैथुन क्रिया रात्रि में मार्च से सितंबर माह के मध्य तक होता है। देखिए मार्च से सितंबर के बीच में ही इनका निषेचन होता है, यानी मैथुन की क्रिया होती है, यानी उसी टाइम में ये सेक्स करते हैं और अपनी प्रजनन की सहायता से उनकी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। प्रजनन काल के दौरान मादा कमोत्तेजक फिरामोन स्रावित करती है जिससे आकर्षित होकर नर मादा में मैथुन करता है। तो उसमें जो मादा होती है वही क्या होती है? उत्तेजित होकर के फिरामोन नामक द्रव स्रावित करती है जिससे आकर्षित होता है नर और मैथुन करने पहुंच जाता है। मैथुन के फलस्वरूप शुक्राणु शुक्रधर से मादा में स्थानांतरण हो जाते हैं। निषेचन कक्ष में निषेचन होता है। निषेचित अंडे एक स्फुट में रहते हैं जिसे अंड कवच कहते हैं। तो जिस स्फुट में रहेगा उसे कहेंगे अंड कवच। अंड कवच लाल काले रंग के लगभग 8 मिलीमीटर लंबे होते हैं। औसतन एक मादा में 9 से 10 अंड कवच उत्पन्न करती है। प्रत्येक अंड कवच में 14 से 18 अंडे होते हैं। तो कितना उत्पन्न करती है? तो 9 से 10 अंड कवच, और एक कवच में 14 से 16 अंडे के बीच में होते हैं। परिवर्धन जान लेते हैं। तो इनका परिवर्धन पोरोमेटाबोलस प्रकार का होता है जिसमें लार्वा अवस्था होती है जो वयस्क के समान दिखाई देते हैं। कयांतरण के दौरान 13 निर्मोचन के बाद वयस्क में बदल जाता है। कितना निर्मोचन के बाद? तो 13 निर्मोचन के बाद ये वयस्क में बदल जाते हैं। आर्थिक महत्व जानते हैं। कोई आर्थिक महत्व नहीं है, ये पीरक जीव होते हैं। ये खाद्य पदार्थों को संदूषित कर अनेक रोग फैलाते हैं। तो देखिए तिलचट्टा का कोई उपयोग नहीं है, ये हमें केवल नुकसान ही पहुंचाते हैं। जहाँ पे भोजन रखिएगा या घरों में पहुंच करके ये क्या करते हैं? खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही इनका ये पूरा एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। आपको जो भी फीडबैक देना है वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा है। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।